कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि जी पूरी तरह तैयार होकर बाहर आती है और वो बहुत सुंदर लग रही होती है। लिन जी से कहता है कि तुम तो किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी इम्प्रेसिव लगोगी, और जी को इतनी सुंदर ड्रेस में देखकर लिन की ठरक बाहर आने लगती है और वो जी से कहता है कि मुझे लगता है कि इस ड्रेस में डीप स्क्वाट्स करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फिट रहेगा। ये सुनकर जी चौंकते हुए कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे 9 डीप स्क्वाट्स करना नहीं भूली हूँ, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। ये सुनकर लिन बहुत खुश होता है। जी लिन से कहती है कि पर्दे खींच दो लिन, मैं शुरू करती हूँ। लिन पर्दे खींचता है और आराम से सोफे पर बैठते हुए कहता है कि मैं तैयार हूँ, शुरू करो। फिर जी अपनी पोजीशन सही करती है, कपड़ों का ध्यान रखती है, एक हाथ अपने सीने पर और एक हाथ अपने सिर पर रखकर डीप स्क्वाट्स शुरू करती है। आखिरकार जो 9 डीप स्क्वाट्स बाकी थे, जी उन्हें अच्छे से पूरा कर लेती है। थकी हुई जी उठती है और कहती है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, चलो झोंगहाई क्लब चलते हैं। लेकिन वह देखती है कि लिन तेजी से कहीं जाने लगता है और जाते हुए जी से कहता है कि रुको एक मिनट, मुझे पहले बाथरूम जाना है। अब दोस्तों आप समझ ही सकते हो कि लिन बाथरूम क्यों गया। जो नहीं समझा वो जाकर पोगो देखो। थोड़ी देर बाद लिन बाहर आता है और बहुत खुश दिखता है। फिर लिन और जी दोनों घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन लिन अचानक रुक जाता है। जी पूछती है कि क्या हुआ लिन, तुम रुक क्यों गए। लिन कहता है कि यहाँ कुछ जाने पहचाने लोग हैं। जी पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ कोई जान पहचान वाला मिल गया है। लिन कहता है कि मैंने उन्हें कल ही देखा था और शायद तुम उन्हें मुझसे बेहतर जानती हो। फिर जी देखती है कि वो और कोई नहीं, जी के मम्मी पापा होते हैं। उन्हें देखकर जी हैरान हो जाती है। फिर दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता। फिर जी के पापा मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि क्या तुम दोनों का काम खत्म हो गया। जी चौंकते हुए पूछती है कि आप क्या कह रहे हैं, आप लोग कब से यहाँ हैं। जी के पापा जवाब देते हैं कि हम यहाँ कुछ देर से हैं, लेकिन पर्दे बंद देखकर हमारी अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। जी की मम्मी भी मुस्कुराते हुए कहती है कि सिली लड़की, शर्माओ मत, तुम बड़ी हो गई हो, ये सब नॉर्मल डिजायर है, हम समझते हैं। ये सुनकर जी पसीना पसीना हो जाती है और कहती है कि मम्मी ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हो, मैं बस कपड़े बदल रही थी। मम्मी कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम दोनों अंदर साथ में कपड़े बदल रहे थे। फिर जी के पापा अपनी पत्नी से कहते हैं कि डार्लिंग, लगता है ये बाहर जा रहे हैं, चलो इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। फिर जी के मम्मी पापा वहाँ से जाने लगते हैं। जी की मम्मी जाते जाते लिन से कहती है कि लिन, मैं तुम्हें बाहर वाला नहीं मानती, परसों जी के दादाजी का बर्थडे है, मुझे उम्मीद है कि तुम पार्टी में जरूर आओगे। लिन कहता है कि ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। फिर जी के मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं। फिर लिन पूछता है कि तुम चल रही हो ना। जी जो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, वह ऑकवर्ड होते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे जाना है। इसके बाद झोंगहाई क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन जी को लेकर पहुँच चुका होता है। लिन कार का दरवाजा खोलते हुए कहता है कि मिस जी, हम यहाँ पहुँच गए हैं। फिर लिन कहता है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट देना मत भूलिएगा, और जब वापस जाना हो तो ऑर्डर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। जी लिन से बोलती है कि यहाँ तक कि जो लड़के मैदान में खेलते रहते हैं वो भी मीठी बातें करना जानते हैं, तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें तो बस कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। लिन मुस्कुराते हुए कहता है कि माफ करना, ये मेरा काम है। फिर जी अंदर जाने लगती है। लिन जी से कहता है कि अंदर जाओ, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। तभी सिस्टम वाली लड़की सामने आती है। सिस्टम वाली लड़की कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मास्टर, आपने 100 किलोमीटर की सेफ ड्राइविंग पूरी कर ली है, आपको 2 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स मिलते हैं, करियर कंप्लीशन डिग्री 55% हो गई है, आपको बाबा कंपनी की 21% इक्विटी मिलती है, यानी जो बाबा टैक्सी कंपनी है उससे जुड़े हुए लिन को 21% शेयर मिल चुके हैं। लिन ये सुनकर चौंकते हुए पूछता है कि क्या 21% बाबा इक्विटी, मैंने तो अभी कुछ ही ऑर्डर पूरे किए हैं और अब मैं बाबा कंपनी का CEO बन सकता हूँ। सिस्टम वाली लड़की उसे हाँ में जवाब देती है। वो लिन को समझाती है कि बाबा एक राइड हीलिंग कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू $50 बिलियन से ज्यादा है, इसका हेडक्वार्टर यांग सिटी में है, अगर आप अपना स्टेक बेचें तो $10 बिलियन मिल सकते हैं। ये सुनकर लिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वह सिस्टम वाली लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि मैं अमीर हूँ, मुझे इसे बेचने की जरूरत नहीं है, हर साल कुछ 100 मिलियन डिविडेंड मिल जाए तो क्या बुरा है। ये सुनकर सिस्टम वाली लड़की भी कहती है कि हाँ ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। सिस्टम गर्ल लिन से कहती है कि मास्टर, आपका करियर कंप्लीशन अब 55% तक पहुंच गया है, अगर आप और 35% पूरा कर लें तो आप एक नया करियर एक्टिवेट कर सकेंगे, जब ये 100% तक पहुंच जाएगा तो तुम्हें और भी शानदार रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये सुनकर लिन बहुत खुश हो जाता है। लिन उत्साहित होकर कहता है कि मैं और ऑर्डर पूरे करूंगा। सिस्टम गर्ल उसकी बात सुनकर ताली बजाने लगती है। तभी उसे एक और राइट रिक्वेस्ट आती है। लिन उसे देखते हुए कहता है कि मैं तैयार हूँ।
लिन ऑर्डर देखकर कहता है कि यह स्टार कॉफी से जुजू होम्स तक का सफर है। लिन कार में बैठकर कहता है कि यह रास्ता मेरे घर का है। मैं इस ऑर्डर के बाद सीधे घर जाऊंगा। फिर उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसने ऑर्डर दिया था। लड़की का नाम शू यांग है। वो लड़की सेल्फी ले रही होती है। तभी उसके पास लिन की पगानी आकर रुकती है और लिन अपना चश्मा उतारते हुए उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम ही मिस शू हो। शू यांग खुश होकर हमें जवाब देती है। शू यांग मन में सोचती है कि क्या आज मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ, जो एक अमीर लड़का आकर मुझे अप्रोच कर रहा है। लिन शू से कहता है कि जल्दी आओ और कार में बैठो। शू यांग कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। शू यांग कार में बैठकर सीट बेल्ट लगा लेती है। वो लिन से कहती है कि मेरा नाम शू यांग है, आपसे मिलकर खुशी हुई। वो लिन से पूछती है कि आखिर तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ कोई कैजुअल अफेयर नहीं रखना चाहती। लिन शू से कहता है कि लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तुमने जुजू होम्स तक के लिए राइट रिक्वेस्ट की थी, मैं उसके लिए आया हूँ। लिन की यह बात सुनकर शू यांग गुस्से में कहती है कि क्या तुम वही ड्राइवर हो? तुम कैसे एक स्पोर्ट्स कार में सवारी ले जा सकते हो? लिन चिढ़कर कहता है कि ये हमारी नई हाई एंड सर्विस है। शू यांग गुस्से में कहती है कि मैं बहुत जल्दी खुश हो गई थी। मैंने सोचा था तुम अमीर हो, लेकिन तुम बस एक ड्राइवर हो। लिन मन में सोचता है कि ये लड़की तो बहुत ही घटिया है। लिन ड्राइव शुरू कर देता है। तभी शू यांग कहती है कि धीरे चलाओ, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं अच्छी तस्वीरें नहीं ले पाऊंगी। और अगर तुमने कार को जरा सा भी डैमेज कर दिया तो उसकी भरपाई नहीं कर सकोगे। लिन उसकी बातों से तंग होकर कहता है कि ये मेरी कार है। शू यांग हंसते हुए कहती है कि तुम बस झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसा झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाऊंगी? तुम्हारे सपने में भी नहीं। लिन गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? शू यांग घमंड से कहती है कि छोड़ो, तुम बस एक ड्राइवर हो। लिन गुस्से में कहता है कि हाँ, मैं एक ड्राइवर हूँ। आखिर तुम क्या काम करती हो जो तुम्हारे अंदर इतना घमंड है? शू यांग कहती है कि मेरे पास एक अच्छी जॉब है, मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हूँ। लिन उस लड़की से तंग होकर ब्रेक दबाता है और कार रुक जाती है। शू यांग चिढ़कर कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने ब्रेक इतनी जोर से क्यों मारी? लिन उस लड़की से कहता है कि अगर तुम सच में इतनी अच्छी हो तो खुद कार खरीदो, मुझे तुम्हें कहीं नहीं ले जाना। लिन दरवाजा खोलते हुए कहता है कि बाहर निकलो। शू यांग गाड़ी से उतरकर गुस्से में कहती है कि तुम बेवकूफ, मेरी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे खिलाफ खराब रिव्यू दूंगी और शिकायत करूंगी बाबा कंपनी के हेडक्वार्टर में। लिन कहता है कि तुमने मेरे पेशे की बेइज्जती की और अब मुझे बुरा रिव्यू देना चाहती हो। इस कार में एक मॉनिटर है, मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारी शिकायत काम आएगी। और ये कहकर लिन वहां से चला जाता है। शू यांग पीछे से गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें देख लूंगी। फिर जुजू होम्स का सीन दिखाया जाता है, जहां लिन पहुंच चुका होता है। तभी लिन के फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि तुम्हें एक बैड रिव्यू मिला है। लिन कार से बाहर निकलते हुए कहता है कि उसने सच में मुझे खराब रिव्यू दिया। वो लड़की बेवकूफ है। तभी लिन का फोन बजता है। उसे बाबा कंपनी के रीजनल एजेंट का कॉल आता है। लिन जैसे ही फोन उठाता है तो एजेंट गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने क्या गड़बड़ की? ग्राहक ने हेडक्वार्टर में शिकायत की है। अगर ऐसा फिर से हुआ तो तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्ट कर लिया जाएगा। लिन गुस्से में जवाब देता है कि जो करना है करो, मुझे कोई परवाह नहीं। एजेंट कहता है कि ये कैसा रवैया है तुम्हारा? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारा ऑपरेटिंग स्टेटस सस्पेंड कर दूंगा? लिन चेतावनी देते हुए कहता है कि क्या तुम जांच नहीं करोगे? जरा सोचो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। एजेंट गुस्से में कहता है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। और ये कहकर वो एजेंट कॉल काट देता है। इससे लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लिन अपने नए घर जुजू होम्स पर पहुंच चुका है। एक आदमी मुस्कुराते हुए लिन का स्वागत करता है और कहता है, मिस्टर लिन, मेरा नाम झाओ शुवान है, मैं जुजू होम्स का प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ। लिन झाओ शुवान से हाथ मिलाते हुए हेलो बोलता है। झाओ शुवान विनम्रता से लिन से कहता है कि आइए मैं आपको यहाँ की सैर कराता हूँ। झाओ शुवान लिन को विला दिखाने लगता है। झाओ शुवान गर्व से लिन से बोलता है कि इन 9 विला में इस्तेमाल किया गया हर फर्नीचर टॉप ब्रांड्स का है। झाओ शुवान अगली जगह दिखाते हुए लिन से कहता है कि यहाँ की सारी सॉफ्ट फर्निशिंग्स इंटरनेशनल डिजाइनर्स ने डिजाइन की है। लिन सोफे पर बैठते हुए मुस्कुराता है और झाओ शुवान से कहता है कि यह बहुत कंफर्टेबल है। झाओ शुवान चलते हुए लिन से कहता है कि मिस्टर लिन, हमने आपके लिए कुछ हाउसकीपर्स सेलेक्ट की हैं, जो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू पास कर चुकी हैं, वो अभी ऑफिस में हैं। अगर आपके पास समय है तो क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे? लिन झाओ शुवान से कहता है कि हाँ, मैं फ्री हूँ, चलिए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है कॉन्फ्रेंस रूम में।
वहां पर वही पहले वाली लड़की जिसने लिन को बैड रिव्यू दिया था, जिसका नाम शुयांग था, वो मौजूद होती है और लिन को वहां देखकर चौंक जाती है। वो भी वहां हाउसकीपर की जॉब के लिए आई होती है। वह गुस्से में लिन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैनेजर शू का ऐसा बिहेवियर देखकर हैरान हो जाता है और गुस्से में उससे पूछता है कि शुयांग, आखिर तुम ये कर क्या रही हो। शू मैनेजर से कहती है कि मिस्टर झाओ, ये एक बेवकूफ ड्राइवर है जिससे मैं रोड पर मिली थी। तभी लिन मैनेजर से पूछता है कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, क्या इसने भी हाउसकीपर की जॉब के लिए अप्लाई किया है। शुयांग ये बात सुनकर चौंक जाती है और उसे याद आता है कि उसने लिन के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी, क्या उसके पास बहुत अच्छी जॉब है। शुयांग गुस्से में चिल्लाते हुए लिन से बोलती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। एक गरीब ड्राइवर की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता भी है कि ये कौन सी जगह है। मैनेजर गुस्से में शुयांग को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लिन से इस तरह बात करने की। मिस्टर लिन ही जूजू होम्स के मालिक हैं। शुयांग दंग रहकर मैनेजर से कहती है कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो, ये मालिक कैसे हो सकते हैं, ये तो बस एक ड्राइवर है, मेरे फोन में अब भी वह ऑर्डर मौजूद है। लिन शांत स्वर में मैनेजर से पूछता है कि क्या मैं मालिक नहीं हो सकता, क्यों, क्या एक ड्राइवर विला नहीं खरीद सकता। मैनेजर तुरंत लिन को जवाब देता है कि नहीं मिस्टर लिन, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। मैनेजर सख्ती से शुयांग से कहता है कि तुरंत माफी मांगो मिस्टर लिन से। शुयांग मन में सोचती है कि क्या ये सच में इस जगह का मालिक है, क्या ये बस ड्राइवर की जिंदगी का अनुभव लेने के लिए ड्राइवर बना था। शुयांग अपना क्लीवेज दिखाते हुए लिन को लुभाने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं सच में माफी चाहती हूँ मिस्टर लिन, प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। लिन नजरें फेरते हुए झाओ शुवान से कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं आई, इसे यहाँ से बाहर कर दो। झाओ शुवान सिर हिलाते हुए लिन से बोलता है कि जी मिस्टर लिन, जैसा आप कहें। शुयांग गिड़गिड़ाते हुए लिन से कहती है कि मिस्टर लिन प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे एक और मौका दे दीजिए। लेकिन उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद झाओ शुवान 4 नई लड़कियां पेश करता है। झाओ शुवान विनम्रता से लिन से कहता है कि ये 4 हाउसकीपर्स हमने आपके लिए शॉर्टलिस्ट की हैं। लिन गंभीर स्वर में झाओ शुवान से बोलता है कि इनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं, इन्हें भेज दो और हर एक को ट्रैवल खर्च के लिए 5000 दे देना। उसी वक्त लिन को फोन पर जी का मैसेज आता है कि मैं जोंगहाई क्लब में हूँ, मुझे लेने आ जाओ, मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ। लिन झाओ शुवान से कहता है कि अब मुझे जाना होगा, कृपया कुछ और हाउसकीपर्स चुन लीजिए। झाओ शुवान सिर हिलाकर लिन को जवाब देता है कि ठीक है मिस्टर लिन। सीन बदलता है जोंगहाई क्लब में जहां जी अपनी फ्रेंड के साथ है। एक लड़की मुस्कुराते हुए जी से कहती है जी अभी मत जाओ ना, चलो दूसरा राउंड जारी रखते हैं। तभी डिंग ही नाम का लड़का वहां आता है। डिंग ही मुस्कुराते हुए जी से कहता है कि हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं, थोड़ी देर और खेलो, मैं तुम्हें बाद में घर छोड़ दूंगा। जी डिंग ही को जवाब देती है कि मुझे बहुत काम है और मैंने कैब भी बुक कर दी है। जी की फ्रेंड आश्चर्य से जी से कहती है कि क्या कहा, कैब लेना सेफ नहीं है, डिंग ही को ही तुम्हें घर छोड़ने दो। जी मुस्कुराते हुए फ्रेंड से कहती है कि चिंता मत करो, ड्राइवर मेरा दोस्त है। और तभी क्लब के गेट से लिन आता है। जी मुस्कुरा कर लिन से हाय कहती है। जी की दोस्त आश्चर्य से जी से कहती है कि क्या ये वही है, ये तो बहुत हैंडसम है, ये तो किसी फिल्म में सेंट्रल रोल में डेब्यू भी कर सकता है। डिंग ही नाराज होते हुए जी से कहता है कि हैंडसम होने का क्या फायदा है, ये तो बस एक ड्राइवर है। लिन डिंग ही से पूछता है कि क्या कहा तुमने, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। डिंग ही हंसते हुए लिन से बोलता है कि कुछ नहीं, अब जब तुम किंगयान को जानते हो तो तुम अच्छे बंदे हो। लिन पूछता है कि क्या मैं अच्छा सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं जी को जानता हूं। डिंग ही तंज कसते हुए जी से कहता है कि तुम्हारा दोस्त तो दिमाग से थोड़ा कमजोर लगता है, ड्राइवर होने में कौन सी गर्व की बात है। जी लिन की ओर आगे बढ़ती है। जी लिन के पास आकर छाती पर हाथ रखकर कहती है कि लिन में जो ये सुपीरियरिटी की भावना है वो जायज है। जी की ब्लॉन्ड बालों वाली दोस्त कहती है कि भाड़ में गई ऐसी सुपीरियोरिटी, डिंग ने जो मर्सिडीज बेंज जी खरीदी है, लिन जैसा ड्राइवर तो पूरी जिंदगी में ऐसी कार का सपना भी नहीं देख सकता। जी मन में सोचती है कि इन लोगों को पता भी है कि लिन कौन है। जब इन्हें पता चलेगा कि लिन के पास अपनी एक पगानी है तब इनका क्या रिएक्शन होगा। जी उन दोनों को इग्नोर करते हुए लिन से कहती है कि इनकी बातों को पर्सनली मत लेना, ये दोनों नशे में हैं, चलो चलते हैं। लिन कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। डिंग जी का लिन की तरफ ऐसा बिहेवियर देखकर गुस्सा हो जाता है और वो मन में सोचता है कि जी तो उसकी साइड ले रही है, अब दिखाता हूँ इन्हें अपनी दौलत। फिर सब पार्किंग एरिया में आते हैं जहां डिंग अपनी कार की चाबी निकालकर बटन दबाता है और उसकी कार ऑन हो जाती है। ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की इंप्रेस होते हुए कहती है कि मिस्टर डिंग ये कार तो बहुत महंगी लगती है।
डिंग अपनी दौलत का रौब झाड़ते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस $3 लाख की है। जब मैं और अमीर बन जाऊंगा तो मैं लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा। जी डिंग को याद दिलाते हुए कहती है कि मुझे याद है तुमने कॉलेज में कहा था कि तुम्हारी फेवरेट कार पगानी है। डिंग मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि हाँ वो तो है, लेकिन पगानी तो $4.5 मिलियन की आती है। अगर मैं जिंदगी भर भी मेहनत कर लूं तो भी शायद मैं उसे अफोर्ड न कर पाऊं। तभी ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की चौंकते हुए कहती है कि हे भगवान, देखो तुम्हारी कार के बगल में जो कार खड़ी है वो तो पगानी लग रही है। डिंग हैरानी से पूछता है कि क्या तुम सच कह रही हो। फिर डिंग उस गाड़ी को देखता है और एक्साइटमेंट में कहता है कि वाकई में ये तो पगानी है। लिन आगे आता है और कहता है कि अगर तुम्हारा देखना हो गया हो तो जरा रास्ता दो। डिंग बोलता है कि क्या तुम भी इसे देखना चाहते हो, ये इतनी महंगी चीज है कि तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएंगी। डिंग की ये बात सुनकर लिन अपने पास से कार की चाबी निकालकर बटन दबाता है और कार ओपन हो जाती है। लिन जी से कहता है कि चलो चलते हैं। ये देखकर डिंग और उसके साथ की ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। डिंग हैरानी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी कार है, पर तुम तो बस एक ड्राइवर हो। लिन कार में बैठकर चश्मा पहनते हुए एटीट्यूड से कहता है कि हाँ ये मेरी कार है और मैं एक ड्राइवर हूँ, तो इसमें बुराई क्या है। गरीबी को अपनी सोच की सीमा मत बनने दो। फिर लिन और जी कार में बैठकर चले जाते हैं। डिंग और ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की बस उन्हें जाते हुए देखते रह जाते हैं। रास्ते में जी लिन से कहती है कि सॉरी लिन, मुझे नहीं पता था कि वो लोग इतने घमंडी निकलेंगे। लिन जवाब देता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम घर जाना चाहती हो। जी कहती है कि मैंने थोड़ा ड्रिंक कर लिया है, मुझे लगता है मुझे बीच पर जाना चाहिए, थोड़ा ठीक महसूस करने के लिए। जी अपना फोन निकालकर डेस्टिनेशन बदलने लगती है। लिन कहता है कि तुमने ठीक कहा, ताजी हवा से तुम्हारा नशा उतर जाएगा। तभी सिस्टम लिन से कहता है कि अगर तुम्हें 10 कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो तुम्हें 1 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स का इनाम मिलेगा और तुम्हारा करियर कंप्लीशन डिग्री 60% तक बढ़ जाएगा। लिन सोचता है कि अभी तक मुझे 7 कॉम्प्लीमेंट्स मिल चुके हैं। फिर वो एक बीच पर पहुंचते हैं जहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। जी लिन से बोलती है कि तुम अपना सिर घुमाओ और दूसरी तरफ देखो। लिन जी से पूछता है कि क्यों, क्या तुम अब बाथिंग सूट पहनने वाली हो। जी शर्माते हुए जवाब देती है कि नहीं, मैं बस अपने स्टॉकिंग्स उतार रही हूँ, मुझे बीच पर नंगे पैर चलना है। लिन जी को टीज करते हुए बोलता है कि तुम्हें डर किस बात का है, क्या तुमने अपनी पैंटी नहीं पहनी हुई है। लिन की ये बात सुनकर जी उसकी कमर पर पिंच करती है और कहती है कि बस कर दो, मैंने पैंटी पहनी है, और हाँ झांकने की कोशिश मत करना। फिर जी अपने स्टॉकिंग्स उतार देती है और वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। जी लिन से कहती है कि चलो थोड़ा बीच पर घूमते हैं। लिन जवाब देता है कि हाँ क्यों नहीं। फिर जी लिन से कहती है कि मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि तुम्हें मेरे ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी में ले आऊं, क्या तुम आ सकते हो। लिन पूछता है कि क्या तुम चाहती हो मैं वहां तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करूं। जो सुनकर जी शर्मा जाती है। लिन कहता है कि ठीक है, तुम्हारी जबरदस्त स्क्वाटिंग परफॉर्मेंस की खातिर मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इस पर जी लिन को थैंक यू बोलती है। तभी जी चौंकते हुए लिन से कहती है कि देखो सामने की सड़क पर जो जूजू होम्स हैं उनमें तो लाइट्स जल रही हैं। लिन जी से पूछता है कि क्या ये नॉर्मल नहीं है। जी बताती है कि बहुत ऊंची कीमत की वजह से अब तक वो नहीं बिके हैं, ऐसा पहली बार है जब मैंने यहाँ पर रात में लाइट्स जलती हुई देखी है। लिन जी से कहता है कि मैं तुम्हें जूजू होम्स के थोड़ा और पास ले जाता हूँ, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम वहां रात बिता सकती हो। जी हंसते हुए कहती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, जीजू होम्स में एक रात रहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन तभी लिन जी का हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि जब तुमने कह ही दिया है तो अब मैं तुम्हें वहां ले जाने के लिए बेताब हूँ। जी हैरान होकर पूछती है कि क्या सच में, और फिर लिन जी को कार में बिठाकर जीजू होम्स की ओर निकल पड़ता है। वो दोनों जूजू होम्स के सामने खड़े होते हैं और तभी जी जूजू होम्स की ओर देखकर कहती है कि मैंने भी इस जगह की नीलामी में हिस्सा लिया था, लेकिन पैसों की कमी के कारण मैं पहले राउंड में ही बोली से बाहर हो गई थी। लिन जी से पूछता है कि तुम तो चाओया ग्रुप की सीईओ हो, फिर भी इस गेट को देखकर तुम्हारे चेहरे पर ईर्ष्या साफ दिख रही है। जी जवाब देती है कि नहीं, मुझे गेट से कोई जलन नहीं हो रही है। और उस जगह को देखते हुए खुश होकर लिन से कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ के पूल का मिनरल वाटर भी एयरलिफ्ट करके मंगवाया गया है, मैं तो बस थोड़ा सा क्यूरियस हो गई थी। ये सुनकर लिन जी का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर तुम सच में इतनी क्यूरियस हो तो मैं तुम्हें वहां अंदर ले जाकर घुमा सकता हूँ। जी चौंकते हुए कहती है कि नहीं नहीं, हमें बस बाहर से ही देखना चाहिए, अगर बाय चांस उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया तो हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। लिन जी से मुस्कुराकर कहता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें बिना किसी प्रॉब्लम के अंदर ले जाकर घुमा लाऊं। जी चुटकी लेते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे अंदर ले गए तो मैं बिकिनी पहनकर स्विमिंग पूल में स्विम करूंगी ताकि तुम अपनी आंखें सेक सको।
लिन जी को हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाते हुए कहता है कि तो फिर मुझे जरूर कोशिश करनी चाहिए। और फिर वह जी को कार में बिठाकर सीधे जीजू होम्स की तरफ बढ़ता है। गेट पर बहुत सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। जैसे ही लिन की कार वहां पहुंचती है, सारे गार्ड्स झुककर सलाम करते हैं और कार को अंदर जाने देते हैं। जी हैरानी से पूछती है कि ये क्या हो रहा है। जीजू होम्स तो अपनी कड़ी सुरक्षा के लिए जाना जाता है। जी लिन से पूछती है कि उन्होंने हमें इतनी आसानी से अंदर कैसे जाने दिया। लिन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि लगता है अंदर आना इतना भी मुश्किल नहीं था। और फिर वे दोनों अंदर पहुंचते हैं। जी कार से बाहर निकलती है और उस जगह को देखकर खुश होते हुए कहती है कि देखो यहाँ तो पेड़ों पर फल लगे हुए हैं। लिन जी से पूछता है कि क्या तुम ये फल खाना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए तोड़कर लाता हूँ। जी झिझकते हुए जवाब देती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। फिर वह सामने स्विमिंग पूल को देखकर कहती है कि वाह, क्या पूल है। लिन जी को पकड़ते हुए पूछता है कि देखा, हम अंदर आ गए और वह भी बिना किसी दिक्कत के, तो क्या अब तुम अपना वादा निभाने को तैयार हो मिस जी? जो सुनकर जी चौंक जाती है और शर्माते हुए जवाब देती है कि अभी मेरे पास बिकिनी नहीं है, तो शायद इस बारे में बाद में बात करेंगे। लिन कहता है कि ठीक है, लेकिन अपने वादे से पीछे मत हटना। जी हंसते हुए कहती है कि तुम निश्चिंत रहो, मैं अपना वादा निभाऊंगी। लेकिन यहाँ हवा बहुत तेज है, चलो वापस चलते हैं। लिन घर की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि जी क्या तुम अंदर जाकर नहीं देखना चाहती? जी जवाब देती है कि यहाँ आना ही हमारे लिए बड़ी बात है, मैं किसी का घर तोड़कर अंदर नहीं जाना चाहती। लिन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि अंदर कोई नहीं है, आखिर तुम्हें किसका डर है? लेकिन जी लिन का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है कि नहीं, चलो वापस चलते हैं। तभी लिन अपना हाथ घर के दरवाजे के बराबर में लगे हुए एक सेंसर पर रखता है और तभी जी सेंसर की आवाज सुनती है जो कहता है कि वेलकम होम। और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जी चौंककर लिन से पूछती है कि ओ माय गॉड, क्या ये तुम्हारा घर है? लिन मुस्कुराकर जवाब देता है कि हाँ, मैंने इसे कल ही खरीदा है। अंदर चलो, मैं तुम्हें ये घर दिखाता हूँ। जी लिन को मारते हुए कहती है कि तुमने मुझे अभी तक बेवकूफ बनाया। लिन हंसता है और फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर देखकर जी खुशी से कहती है कि ये तो शानदार है। लिन, इसमें कितना खर्चा आया? लिन जवाब देता है कि एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बिलियन डॉलर के आसपास। जी लिन से बोलती है कि तुम फिर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। यहाँ के सबसे महंगी विला की कीमत 1.2 बिलियन है। तुम भला इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हो जब तक कि तुमने पूरा जीजू होम्स ही न खरीद लिया हो? लिन सोफे पर बैठकर कहता है कि हाँ, दरअसल मैंने पूरा जीजू होम्स ही खरीद लिया है। ये सुनते ही जी हैरानी से पूछती है कि क्या सच में? क्या तुम्हारे घर में पैसों का पेड़ लगा हुआ है? लिन सिस्टम के बारे में सोचते हुए जवाब देता है कि हाँ, कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद जी सोफे पर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि अब समझ आया कि तुम ड्राइवर की जिंदगी क्यों एक्सपीरियंस करना चाहते हो, क्योंकि पैसों की तो तुम्हें कोई कमी नहीं है। और वो मन में सोचती है कि ये सोफा तो बहुत ही आरामदायक है। फिर लिन जी से कहता है कि बहुत लेट हो गया है, आज रात मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ने वाला। तुम यहीं रुक जाओ, जो भी कमरा पसंद आए उसमें सो जाओ। इस पर जी बोलती है कि हाँ, देर तो वैसे काफी हो चुकी है, थैंक यू, तुम बस कल सुबह मुझे ऑफिस छोड़ देना। इसके बाद जी थोड़ा शर्माते हुए लिन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास लेडीज पायजामा है? लिन जवाब देता है कि नहीं, मैं अकेला रहता हूँ इसलिए मेरे पास नहीं है। हाँ, तुम एक काम कर सकती हो, तुम बिना कपड़ों के सो सकती हो, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं झांकूंगा, ये तुम्हारी स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा। ये सुनकर जी शर्माते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे घर में बिना कपड़ों के नहीं सो सकती। फिर लिन हंसते हुए कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, शायद कोई नया पायजामा पड़ा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जी शावर चालू कर देती है और नहा रही होती है। तभी बाथरूम के बाहर बैठा लिन एक जोर की आवाज सुनता है और जी से पूछता है कि जी सब ठीक है ना? जी जवाब देती है कि नहीं, मैं फिसल कर गिर गई हूँ, क्या तुम अंदर आकर मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनते ही लिन दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ जाता है और घबराते हुए पूछता है कि जी क्या तुम ठीक हो? जैसे ही लिन जी को देखता है तो वो सिर्फ एक टॉवल में होती है। जी शर्माते हुए बोलती है कि मेरा पैर मुड़ गया है, क्या तुम मेरी नहाने में मदद कर सकते हो? जी को इस तरह देखकर लिन की हालत खराब होने लगती है। फिर भी लिन खुद को कंट्रोल करते हुए जी को सहारा देकर उठाता है। और जैसे ही लिन जी को उठाता है, दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं और माहौल बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। दोनों एक दूसरे को शर्माते हुए देखते हैं और फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दोनों शावर के नीचे आ जाते हैं। जी और लिन एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं और लिन जी से पूछता है कि क्या पानी का टेम्परेचर ठीक है? तभी जी अपना टॉवल हटा देती है और पूरी तरह नेकेड हो जाती है। इसके बाद लिन जी का कान चाटने लगता है, जिससे जी कराह उठती है और फिर दोनों के बीच में सिस्टम हो जाता है। फिर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है।
जहां जी पर्दे हटाती है और लिन की चादर हटाते हुए कहती है कि लिन उठो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नींद में पड़ा लिन उठते हुए बोलता है कि कल रात मैंने तुम्हें सर्व किया और अब सुबह मुझे काम पर भी जाना पड़ेगा। जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल है। जी चिढ़ते हुए बोलती है कि यू जर्क, उठो अब, मुझे ऑफिस ले चलो और मैं तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट दूंगी। कॉम्प्लीमेंट शब्द सुनते ही लिन तुरंत बोलता है कि ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन पेनिनसुला ग्रैंड होटल पहुंच चुका है। वो मन में सोचता है कि मैंने जी को उसके ऑफिस पहुंचा दिया है, अब मैं नाश्ता करूंगा और फिर और ऑर्डर्स लूंगा। जैसे ही वो होटल के गेट पर पहुंचता है, एक आदमी मुस्कुराते हुए लिन का स्वागत करता है और कहता है कि आइए लिन सर। लिन बताता है कि मैं यहाँ बस नाश्ता करने आया हूँ। वो आदमी फोन निकालते हुए कहता है कि मैं कुक को बोलता हूँ कि आपके लिए कुछ अच्छा बना दे। लिन जवाब देता है कि रहने दो, मैं खुद जाकर खा लूंगा। थोड़ा लो प्रोफाइल रहना बेहतर है। उस आदमी ने झुकते हुए जवाब दिया कि जैसा आप कहें सर। इसके बाद लिन जाकर एक टेबल पर बैठता है और वेट्रेस को आवाज देकर बोलता है कि मैं कुछ खाना ऑर्डर करना चाहता हूँ। जैसे ही वो वेट्रेस की तरफ देखता है, वो कोई और नहीं बल्कि यू लिली होती है। लिन यू लिली को देखकर चौंकता है और यू लिली भी उसे देखकर हैरान रह जाती है। लिन हैरान होते हुए कहता है कि यू लिली, क्या इत्तेफाक है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ काम करती हो। दोस्तों अगर आपको याद ना हो कि यू लिली कौन है तो मैं आपको याद दिला दूं, ये वही लड़की है जो लिन के साथ चाओयांग ग्रुप में काम करती थी। उस वक्त यू लिली सेल्स डिपार्टमेंट की मैनेजर थी और उसी ने लिन को नौकरी से निकाल दिया था। बाद में जी ने भी एक लड़के और यू लिली को फायर कर दिया था। अब वही यू लिली यहाँ वेट्रेस का काम कर रही है। यू लिली चौंकते हुए बोलती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम जैसे घटिया इंसान से दोबारा सामना होगा। तुम बहुत शेमलेस हो, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला और तुमने मेरी शिकायत कर दी। लिन गुस्से में मेन्यू टेबल पर फेंकते हुए बोलता है कि मैं यहाँ गेस्ट हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। यू लिली चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या कहा तुमने, तुम क्या समझते हो खुद को, तुम तो बस एक अमीर औरत का खिलौना हो, तुम सच में खुद को बाकियों से ऊपर समझते हो क्या। दूसरी वेट्रेस डरते हुए यू लिली से बोलती है कि मिस यू, ये कोई बड़े आदमी लगते हैं, आप इनसे बहस मत करिए। यू लिली गुस्से में कहती है कि मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, ये कभी मेरा जूनियर था, अपनी शक्ल के दम पर वहां की सीईओ जी की गोदी में बैठ गया। अगर उस लड़की की सपोर्ट न होती तो ये जिंदगी में कभी पेनिनसुला ग्रैंड होटल की तरफ देख भी नहीं सकता था। लिन ठंडे अंदाज में बोलता है कि लगता है बातों से तुम्हें समझ नहीं आएगा। लिन दूसरी वेट्रेस से कहता है कि तुम जाकर वांग त्यानलो को बुलाओ। दूसरी वेट्रेस जवाब देती है कि ठीक है सर। यू लिली हैरानी में बोलती है कि तुम हमारे जनरल मैनेजर का नाम जानते हो तो क्या वो तुम्हें नहीं जानते होंगे, शायद तुमने उन्हें टीवी पर देखा होगा। दूसरी वेट्रेस मैनेजर को बुलाने चली जाती है। लिन यू लिली से बोलता है कि तुमने अब तक कुछ नहीं सीखा, हमने कभी साथ काम किया था, इसलिए आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। और तभी पेनिनसुला ग्रैंड होटल का मैनेजर वांग त्यानलो दौड़ते हुए आता है। यू लिली जल्दी से शिकायत करते हुए बोलती है कि मिस्टर वांग, ये गरीब सा आदमी होटल में हंगामा कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवाकर इसे बाहर फेंकवा दीजिए। मैनेजर गुस्से में यू लिली पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम अंधी हो, तुम किसे बाहर फेंकवाना चाहती हो, ये हमारे बॉस हैं, तुमने उनके साथ बदतमीजी की, अब सिक्योरिटी तुम्हें बाहर फेंकेगी। यू लिली हैरानी से पूछती है कि क्या ये हमारे बॉस हैं, ये मुमकिन नहीं, ये तो मेरा को वकर था, ये तो एक गरीब इंसान है। मैनेजर आप इसके झांसे में मत आइए। मैनेजर गुस्से में बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, आखिर तुमने हमारा इंटरव्यू कैसे पास किया, मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगा, कोई कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं देगी। सिक्योरिटी इसे बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और यू लिली को बाहर निकालने लगते हैं। यू लिली रोते हुए बोलती है कि लिन, क्या तुम सच में इस होटल के मालिक हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन उसे बाहर निकाल दिया जाता है। मैनेजर लिन से कहता है कि मिस्टर लिन, माफ कीजिएगा कि आपके नाश्ते में खलल पड़ गया। लिन मैनेजर से बोलता है कि कोई बात नहीं, अगली बार बैकग्राउंड चेक अच्छे से करना, गलत कैरेक्टर वाले लोगों को मत रखना। फिर लिन मैनेजर से कहता है कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट मंगवाओ। मैनेजर जवाब देता है कि सर, मैं अभी वेट्रेस को बोलता हूँ खाना सर्व करने के लिए। लिन ब्रेकफास्ट कर ही रहा होता है, तभी उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। लिन कॉल उठाकर हेलो बोलता है। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है कि मैं त्यान यान हूँ, बाबा कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट, मैं हमारी कंपनी की ओर से आपसे मिलना चाहती हूँ, बताइए आपके लिए कौन सा समय ठीक रहेगा। लिन जवाब देता है कि मुझे अभी कुछ काम है, मैं दोपहर में आपको कॉल करूंगा। त्यान यान कहती है कि ठीक है और कॉल कट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि त्यान यान की असिस्टेंट योन त्यान यान से पूछती है कि क्या मिस्टर लिन ने मिलने का वक्त दिया। त्यान यान जवाब देती है कि नहीं, उन्होंने कहा दोपहर में कॉल करूंगा, फिलहाल मैं जियालिस कंपनी लिमिटेड देखने जाऊंगी,
आखिरकार वही हमारा सबसे बड़ा एजेंट है। असिस्टेंट योन बोलती है कि मैं आपके लिए कार बुक करती हूँ। अब सीन कट होता है और लिन अपने ब्रेकफास्ट के बाद बाहर आता है और बोलता है कि अब काम का टाइम है। लिन मोबाइल देखकर बोलता है कि एक ऑर्डर है पेनिनसुला ग्रैंड होटल से जियालिस कंपनी लिमिटेड तक। ये तो पास में ही है, ये ऑर्डर मैं मिस नहीं करूंगा। लिन ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही लिन वहां पहुंचता है वो देखता है कि त्यान यान और योन बाहर आ रही है। लिन पूछता है कि क्या आप मिस त्यान हैं, जिसके लास्ट के नंबर 6888 है। त्यान जवाब देती है कि हाँ मैं ही हूँ, और मन ही मन सोचती है कि ये लड़का तो बहुत क्यूट है। लिन कार की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि चलिए कार में बैठिए, आपने जो गाड़ी बुक की थी वो आ गई है। दोनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं। त्यान यान पूछती है कि क्या कहा तुमने, क्या तुम बाबा ड्राइवर हो? असिस्टेंट योन भी पूछती है कि क्या हमारी कंपनी इतनी अमीर हो गई है कि ड्राइवर स्पोर्ट्स कार से पैसेंजर को सर्व कर रहे हैं। लिन बोलता है कि हाँ मैं ही ड्राइवर हूँ, गाड़ी में बैठ जाइए, गेट के सामने ज्यादा देर तक रुका नहीं जा सकता। त्यान यान खुश होते हुए ठीक है बोलती है और कार में बैठ जाती है। और कार में बैठने के बाद वो खुश होते हुए कार को देखती है और कहती है कि ये तो सचमुच पगानी है। क्या तुम बाबा ड्राइवर की लाइफ का एक्सपीरियंस ले रहे हो? मुझे लगता है कि जब कोई लड़की तुम्हारी इस कार में बैठती होगी तो वो हॉट फील करती होगी। लिन त्यान यान से पूछता है कि तुम क्या कह रही हो? ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई जर्क हूँ। क्या ऐसा कोई रूल है कि बाबा ड्राइवर स्पोर्ट्स कार में सवारी नहीं बैठा सकता? त्यान यान समझाते हुए कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम क्या बोलते हो या करते हो। अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया जिससे बाबा कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचा तो तुम्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। लिन पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम मुझे सस्पेंड करवा सकती हो? त्यान यान जवाब देती है कि मैं बाबा कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास तुम्हें सस्पेंड करने की पावर है या नहीं? लिन जोर से हंसते हुए कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। वेल, मैं खुद बाबा कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। त्यान यान अपना वाइस प्रेसिडेंट कार्ड दिखाते हुए कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, ये है मेरा वर्क आईडी। लिन हैरान होकर कहता है कि ओ माय गॉड, क्या गजब की कोइंसिडेंस है। मैंने भी तुमसे झूठ नहीं बोला। मैंने कल ही बाबा कंपनी के 21% शेयर खरीद लिए और फिर तुमने मुझे कॉल करके मिलने के लिए भी पूछा था। त्यान यान चौंक कर पूछती है कि क्या तुम ही लिन हो? लिन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि हाँ मैं ही लिन हूँ। त्यान यान डरते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने आपको नाराज किया। जब आपका ये ऑर्डर पूरा हो जाए तो क्या आप मुझे बात करने का एक मौका दोगे? लिन त्यान यान के एक्सप्रेशन देखकर हंसते हुए कहता है कि वो तो तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है, मुझे पहले कुछ ऑर्डर पूरे करने हैं। सीन कट होता है, कार एक बिल्डिंग के पास रुकती है। त्यान यान लिन से कहती है कि जब आपका काम खत्म हो जाए तो मुझे कॉल जरूर करना। थैंक यू फॉर ड्राइविंग मी मिस्टर लिन। त्यान यान अपने मोबाइल से पेमेंट करने की कोशिश करती है लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पाती। त्यान यान हैरानी से पूछती है कि क्या कुछ गड़बड़ है, आखिर मैं पेमेंट क्यों नहीं कर पा रही हूँ? लिन अपना मोबाइल निकालते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है। लिन के फोन पर एक मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है कि डियर बाबा ड्राइवर, हमने आपके प्लेटफॉर्म रूल्स के उल्लंघन के चलते आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया है। और ये मैसेज जियालिस कंपनी लिमिटेड की तरफ से होता है। लिन गुस्से में कहता है कि जियालिस कंपनी लिमिटेड ने मेरा सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया, आखिर उनका ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? लिन मन में सोचता है कि लगता है ये उसी इंसान का काम है जिसने पिछली बार मुझे कॉल किया था। फिर दोनों कार से बाहर निकलते हैं और सामने जियालिस कंपनी की बिल्डिंग को देखते हैं। लिन त्यान यान से पूछता है कि जियालिस और बाबा कंपनी के बीच क्या रिश्ता है? त्यान यान जवाब देती है कि वो हमारी कोस्टल एरिया की ऑपरेटर कंपनी है। त्यान यान मन में सोचती है कि हे भगवान, इन्होंने क्या कर दिया? अगर हमने अपने मेजॉरिटी शेयर होल्डर को नाराज कर दिया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। लिन मन में सोचता है कि जरूर ये कल वाली लड़की ने प्लेटफॉर्म में मेरी शिकायत की होगी। त्यान यान लिन से कहती है कि फिक्र मत कीजिए मिस्टर लिन, मैं इस मामले को सुलझाऊंगी। इनकी हिम्मत कैसे हुई आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड करने की? मैं अभी जाकर पता लगाती हूँ और उनकी एजेंसी राइट्स कैंसिल करवा दूंगी। लिन त्यान यान से कहता है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। त्यान यान सिर हिलाते हुए कहती है कि ठीक है। फिर वो दोनों ऑफिस में घुसते हैं। अंदर एक मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग में बैठे सभी लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। हेड गुस्से में पूछता है कि तुम लोग कौन हो, हमारी कॉन्फ्रेंस रूम में कैसे घुस आए? लिन शांत भाव से जवाब देता है कि मैं लिन हूँ, तुम लोगों ने मेरा सर्टिफिकेट सस्पेंड किया है तो मैं बात करने आया हूँ। हेड पास खड़े लुओ से कहता है कि ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट का मामला है, तुम इसे देखो। लुओ जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट का मैनेजर है कहता है कि ठीक है सर, मैं देखता हूँ।
लुओ लिन के पास आता है और गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऑफिस में आने की। हमने तुम्हारा सर्टिफिकेट इसलिए सस्पेंड किया क्योंकि एक कस्टमर ने तुम्हारी शिकायत की थी। चुपचाप निकलो यहाँ से वरना सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। लिन शांत होकर कुर्सी पर बैठता है और तियान यान से कहता है कि तियान यान अब इस मैटर को तुम संभालो। तियान यान कहती है कि ठीक है। और फिर तियान यान उन जियालिस कंपनी के लोगों पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम लोगों ने सच्चाई जाने बिना कैसे इनका सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया। वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं बाबा कंपनी की ओर से तुम्हारी एजेंसी राइट्स कैंसिल कर रही हूँ। हेड चौंक कर पूछता है कि क्या तुम बाबा कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हो। तियान यान अपना आईडी कार्ड टेबल पर फेंकती है। हेड और लुओ उस आईडी कार्ड को देखकर हैरान हो जाते हैं। हेड कहता है कि ये तो सच में बाबा कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। हेड लुओ से गुस्से में पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, बाबा कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। लुओ घबराते हुए कहता है कि मिस त्यान, इस आदमी पर हमारे कस्टमर को इंसल्ट करने का शक था, इसलिए मैंने उसका सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया। तियान यान गुस्से में पूछती है कि क्या तुमने सच्चाई जानने की कोशिश की। मिस्टर लिन ने कल ही हमारी कंपनी के 21% शेयर खरीदे हैं। वो हमारी कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी पैसेंजर की इंसल्ट करेंगे। हेड और लुओ दोनों ये सुनकर चौंक जाते हैं। हेड हैरानी से पूछता है कि क्या आप मजाक कर रही हैं? ये तो बस एक ड्राइवर है। तियान यान गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहती है कि मिस्टर लिन हमारे बिजनेस को समझने के लिए ड्राइवर की लाइफ जी रहे थे और तुमने उनका सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि तुम लोग एजेंसी राइट्स खो चुके हो। जियालिस कंपनी का हेड अपने एम्प्लॉय लुओ की तरफ घूरते हुए गुस्से में कहता है कि लुओ, तुमने सच का पता क्यों नहीं लगाया? जाकर मिस्टर लिन से माफी मांगो वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लुओ डर जाता है और घबराते हुए लिन के सामने बैठ जाता है और लिन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारे एजेंसी राइट्स कैंसिल मत कीजिए। लिन गुस्से में लुओ को लात मार देता है। लिन ताना मारते हुए लुओ से कहता है कि बहुत घमंडी बन रहे थे ना तुमने जरूर और भी कई लोगों को ऐसे ही बुली किया होगा। इसके बाद लिन उठता है और जियालिस कंपनी के लोगों से कहता है कि मैं बाबा कंपनी का शेयरहोल्डर हूं और मैं तियान यान के फैसले को सपोर्ट करता हूं। तुम्हारे एजेंसी राइट्स अब कैंसिल हो चुके हैं। तभी लिन का फोन बजता है। कॉल मिस जी का होता है। लिन तियान यान से कहता है कि बाकी सब तुम संभाल लो, मैं बाहर जाकर कॉल रिसीव करता हूँ। तियान यान उसे ठीक है बोलती है। लिन बाहर आता है और कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से जी फोन पर कहती है कि कल मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे है। मैं आज रात कुछ कपड़े खरीदना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे लिए भी कुछ चीजें खरीदना चाहती हूँ। लिन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं आज रात तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। फोन कटने के बाद लिन सोच में पड़ जाता है। लिन खुद से सोचते हुए कहता है कि मैं बर्थडे पार्टी में खाली हाथ नहीं जा सकता। जी के ग्रैंडपा को क्या पसंद आएगा? क्या उन्हें एंटीक चीजें, पेंटिंग्स या फिर कैलीग्राफी पसंद होगी? तभी तियान यान बाहर आती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि मिस्टर लिन, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। आपका सस्पेंशन हट चुका है और आपको सबसे ऊंचे प्रिविलेज भी दे दिए हैं। लिन पूछता है कि क्या ड्राइवर्स के भी अलग अलग राइट्स होते हैं? तियान यान अपना फोन दिखाते हुए कहती है कि हाँ, और भी कई फंक्शंस होते हैं। उनमें से एक है कि यूजर्स आपकी लाइसेंस प्लेट नंबर सर्च कर सकते हैं और आप तय कर सकते हैं कि ऑर्डर लेना है या नहीं। लिन इम्प्रेस होते हुए कहता है कि ये तो काफी काम की चीज है। फिर लिन तियान यान से पूछता है कि मेरे एक सीनियर का बर्थडे है, क्या तुम कोई ऐसी जगह जानती हो जहां से मैं अच्छे एंटीक पेंटिंग्स या कैलीग्राफी खरीद सकता हूं? तियान यान मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या आपको झांग दा कियान की पेंटिंग्स पसंद है? लिन हैरान होते हुए पूछता है कि क्या तुम उनकी पेंटिंग्स ला सकती हो? तियान यान गर्व से कहती है कि मिस्टर झांग की द पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट पेंटिंग की बोली हमारे मालिक ने जीती थी। अगर आपको पसंद है तो मैं अपनी असिस्टेंट से मंगवा देती हूँ। लिन खुश होकर कहता है कि ये तो कमाल है। वो पेंटिंग कितने की है? मैं उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। तियान यान कहती है कि हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? कहिए कि उस पेंटिंग को कहाँ भिजवाना है। लिन तियान यान से बोलता है कि वो पेंटिंग पेनिनसुला ग्रैंड होटल के मैनेजर को दे देना। और हाँ, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मैं बदले में उन्हें बाबा कंपनी के 1% शेयर दूंगा। तियान यान ये सुनकर चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है कि 1% का मतलब हुआ $8 करोड़। मिस्टर लिन कितने दरियादिल हैं। लिन मुस्कुराता है और आगे कहता है कि मैं अब चलता हूँ, कंपनी वैसे ही चलाते रहो जैसे चल रही थी, मैं ज्यादा दखल नहीं दूंगा। तियान यान कहती है कि मिस्टर लिन, हमारी प्रेसिडेंट आपको यांग सिटी आमंत्रित करना चाहती है। लिन कहता है कि हाँ, मैं वहां जाऊंगा, मैं इस बारे में तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। लिन मन में सोचता है कि मुझे यांग सिटी के अनाथाश्रम को छोड़े हुए काफी वक्त हो गया है, मुझे एक बार फिर वहां जाना चाहिए। अब लिन कार में बैठता है और तभी उसे एक मैसेज आता है, यू गॉट अ कॉम्प्लीमेंट।
लिन कहता है कि मुझे सिर्फ एक और ऑर्डर पूरा करना है और मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। तभी उसके फोन में एक राइड रिक्वेस्ट आती है। लिन स्क्रीन देखते हुए कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है, डेस्टिनेशन तो मेरा ही होटल है, पेनिनसुला ग्रैंड होटल। अब सीन कट होता है, हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम यांग तियानशिन है। यांग तियानशिन फोन पर किसी से बात करते हुए बोलती है कि जल्दी मत करो बेबी, होटल में मेरा इंतजार करो, मैंने बहुत सारी अंडरवियर खरीदी है। तभी लिन की कार उसके पास आकर रुकती है। लिन कार में से पूछता है कि हेलो, क्या आप मिस यांग है, जिसका नंबर 3838 पर खत्म होता है। यांग चौंक कर पूछती है कि तुम कौन हो। लिन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मैं वो ड्राइवर हूँ जिसे आपने कॉल किया है, बैठिए। यांग कार में बैठती है और सीट बेल्ट लगाते हुए बोलती है कि तुम्हारी कंपनी तो बहुत अनोखी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेकर आई है। लिन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि ये मेरी अपनी कार है। यांग ताना मारते हुए कहती है कि अमीर लोग कभी बाबा ड्राइवर नहीं बनते, क्या तुम सोचते हो मैं कोई बच्ची हूँ जिसने दुनिया नहीं देखी है। लिन मन ही मन सोचता है कि ये लड़की घमंडी लगती है, छोड़ो, मेरा मिशन ज्यादा जरूरी है। इसके बाद लिन होटल पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लेने लगता है। यांग चौंकते हुए कहती है कि तुम रास्ता क्यों बदल रहे हो, क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो। लिन शांति से जवाब देता है कि ये एक शॉर्टकट है, मैं अक्सर इस होटल जाता हूँ। यांग गुस्से में कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्या तुम्हें नहीं दिखता मैं जल्दी में हूँ, मुझे ब्रास को होटल लेकर जाना है। लिन खुद से सोचते हुए कहता है कि ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है। लिन यांग को पेनिनसुला ग्रैंड होटल ले जा रहा था और वो लोग पेनिनसुला ग्रैंड होटल पहुंच जाते हैं। यांग लिन से कहती है कि बस साइड वाले गेट पर गाड़ी रोक दो। इसके बाद यांग नीचे उतरती है और वहां से जाने लगती है। यांग को जाते हुए देख लिन सोचता है कि पक्का है ये कुछ गड़बड़ करने जा रही है। तभी तो सामने के दरवाजे से अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रही। तभी लिन के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, यू हैव रिसीव्ड अ बैड रिव्यू। ये देखकर लिन गुस्से में सोचता है कि ये लड़की तो बहुत ही घटिया है, लगता है कॉम्प्लीमेंट पाना बहुत मुश्किल है। फिर लिन गाड़ी स्टार्ट करता है और कहता है कि छोड़ो, अब मैं जी को लेने जा रहा हूँ। इसके बाद लिन जी को पिक करता है और टाइम प्लाजा की पार्किंग में पहुंचता है। फिर दोनों बाहर निकलते हैं। लिन जो जी का बैग पकड़े होता है कहता है कि जी तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। जी जवाब देती है कि तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिलेगा या नहीं वो तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। लिन कहता है कि तुम बस चाहती हो मैं तुम्हारा बैग उठाऊं, है ना। इस पर जी हंसने लगती है। फिर जी खुशी से सामने एक शॉप को देखती है और कहती है कि आगे शायद स्विमसूट की शॉप है, चलो स्विमसूट खरीदते हैं। लिन जी को उसका वादा याद दिलाते हुए कहता है कि स्विमसूट खरीदो और अपना वादा पूरा करो। जी शर्माते हुए जवाब देती है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया था, अगर मुझे पता होता कि जिजू होम्स तुम्हारा है तो मैं ऐसा वादा कभी नहीं करती। इस पर लिन जी से कहता है कि हर बार तुमने खुद ही वादा किया, राइट, मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया। तभी एक लड़की दुकान से बाहर आती है। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि सर मैम मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। फिर जी वहां पर स्विमसूट देखने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जी लिन के पास आती है और कहती है कि चलो यहाँ से। लिन पूछता है कि क्या तुम स्विमसूट नहीं खरीदना चाहती। जी जवाब देती है कि मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं आया, तुम अपने लिए खरीद लो और चलो। लिन पूछता है कि इस स्टोर में तो बहुत सारे स्टाइल हैं, क्या तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आया। इस पर जी लिन के पास आती है और धीरे से कहती है कि स्टाइल की वजह से नहीं, यहाँ मेरे साइज का स्विम सूट नहीं है। दुकान में काम करने वाली लड़की कहती है कि हमारे पास 4 साइज हैं, ए, बी, सी और डी। लिन जी के बूब्स की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ई साइज के स्विम सूट नहीं है। ये देखकर जी बहुत शर्मा जाती है और दूसरी तरफ मुड़ जाती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही शरारती हो। लिन हंसते हुए कहता है कि चलो पास वाले स्टोर में चलते हैं, वो ब्रांडेड स्टोर लग रहा है। इसके बाद वो लोग दूसरे स्टोर की तरफ जाने लगते हैं। लिन एक लड़की के स्टैचू को देखकर कहता है कि क्या ये स्विमिंग करते वक्त फट नहीं जाएगा। ये सुनकर जी बहुत एम्बैरस हो जाती है। जी लिन को खींचते हुए कहती है कि चलो यहाँ से, ये कोई स्विमसूट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों दूसरे स्टोर में एंटर कर जाते हैं। जी वहां की सेल्स गर्ल से पूछती है कि एक्सक्यूज मी, आपके स्विमसूट्स कहाँ हैं। वहां की कर्मचारी उन्हें स्विमसूट दिखाते हुए कहती है कि ये हैं हमारे स्टोर के लेटेस्ट बिकिनी डिजाइन। उन्हें देखकर जी थोड़ा शर्माती है। फिर जी उनमें से एक स्विमसूट लिन को दिखाते हुए कहती है कि लिन तुम्हें ये कैसा लग रहा है, मुझे तो ये काफी क्यूट लग रहा है। लिन सिर हिलाते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये स्विमसूट तुम्हारी बॉडी की खूबसूरती सही तरीके से दिखाता है। जी लिन से पूछती है कि तो फिर मैं कौन सा स्विमसूट खरीदूं। फिर लिन एक दूसरा स्विमसूट उठाता है और कहता है कि मुझे लगता है ये तुम्हें ज्यादा सूट करेगा। उस स्विमसूट को देखकर जी बहुत एम्बैरस हो जाती है। जी लिन को मारते हुए कहती है कि तुम तो बहुत नॉटी हो। लिन हंसने लगता है। फिर जी वहां की कर्मचारी से कहती है कि प्लीज इसी कप वाले को पैक कर दो।
और फिर वो स्विमसूट जो जी ने खुद चुना था, लिन उसके बारे में कहता है कि ये वाला भी पैक कर दो। जी लिन से पूछती है कि तुम्हें तो ये पसंद नहीं आया था, है ना? लिन जवाब देता है कि जो मुझे पसंद है वो तुम मेरे सामने पहनना, और दूसरा जब बाहर जाना हो तब। ये सुनकर जी बहुत शर्मा जाती है। इसके बाद जी लिन से कहती है कि चलो चौथी मंजिल पर चलते हैं, वहां कुछ अच्छे नीश ब्रांड्स के कस्टम ड्रेस मिलते हैं। लिन बोलता है कि ठीक है, और फिर वो लोग चौथी मंजिल पर चले जाते हैं। जी एक ड्रेस को देखकर कहती है कि मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। वहां की सेल्स गर्ल कहती है कि आपकी नजर बहुत अच्छी है, ये हमारी सबसे लेटेस्ट ड्रेस है। लिन वहां आराम से बैठ जाता है। जी चेंजिंग रूम से बाहर देखकर कहती है कि लिन जरा अंदर आओ। लिन पूछता है कि क्या मेरा अंदर आना वाकई ठीक रहेगा? आखिर तुम मेरे साथ अंदर करना क्या चाहती हो? जी शर्माते हुए जवाब देती है कि तुम क्या सोच रहे हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ड्रेस की जिप चढ़ा दो, मैं खुद नहीं कर पा रही। लिन चेंजिंग रूम के अंदर आता है और जी पीछे की तरफ घूम जाती है। जी की ड्रेस देखकर लिन कहता है कि क्या ये ड्रेस बहुत छोटी नहीं लग रही है? जी जवाब देती है कि मेरे पास एक शॉल है जो मेरी पीठ को ढक देगी। तभी लिन की नजर साइड में पड़ी जी की ब्रा पर जाती है, और जी के बूब्स को देखते हुए लिन पूछता है कि क्या तुम वाकई ई कप ब्रा पहनती हो? मुझे तो लगता है ये एफ साइज है। जी शर्माते हुए बोलती है कि मेरी ब्रा इस ड्रेस में फिट नहीं हो रही, इसलिए मैंने पहना ही नहीं है। तुम झांकने की कोशिश मत करो। इसके बाद लिन जी की जिप चढ़ा देता है, और फिर जी पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ? लिन जवाब देता है कि तुम कमाल की लग रही हो। ये सुनकर जी खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं ये ड्रेस ले लेती हूँ। सेल्स गर्ल भी कहती है कि मुझे लगता है जैसे ये ड्रेस आपके लिए ही बनाई गई थी, ये आपको बहुत अच्छी तरह फिट हो रही है। फिर एक और कपल वहां आता है, और सुनहरे बालों वाली लड़की अपने साथ आए बंदे से कहती है कि मिस्टर जांग, ये ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है, मुझे भी एक ऐसी ही चाहिए। तो जांग सेल्स गर्ल से कहता है कि मुझे भी ऐसा ही एक ड्रेस दो। लेकिन सेल्स गर्ल जवाब देती है कि माफ कीजिए सर, हमारे पास हर कस्टम स्टाइल का बस एक ही ड्रेस होता है, आप बाकी ड्रेस देख सकते हैं। जांग बोलता है कि उस लड़की को बोलो ये ड्रेस उतार दे, इन्हें देख के तो लगता नहीं कि ये इसे खरीद सकते हैं। ये सुनकर जी गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते? तो जांग के साथ खड़ी सुनहरे बालों वाली लड़की बोलती है कि इसकी कीमत $30,000 से भी ज्यादा है, क्या तुम वाकई इस ड्रेस को खरीद पाओगी? ये सुनकर जी बोलती है कि ये तो एक मामूली रकम है, मैं तो खुद ही ये खरीद सकती हूँ, मगर तुम्हारे बारे में क्या? ये सुनकर सुनहरे बालों वाली लड़की गुस्से में बोलती है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं एक गोल्ड डिगर हूँ? जी जवाब देती है कि ये तुमने खुद ही कह दिया। जांग सेल्स गर्ल से बोलता है कि मैं तुम्हें $3,000 और देता हूँ, ये ड्रेस मुझे बेच दो। सेल्स गर्ल जवाब देती है कि सर, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी लिन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं $30,000 और देता हूँ। जी बोलती है कि ये लड़की फ्लैट चेस्टेड है, मुझे नहीं लगता ये ड्रेस इस पर सूट करेगी। ये सुनकर सुनहरे बालों वाली लड़की एम्बेरस होते हुए बोलती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? सेल्स गर्ल बोलती है कि अगर आपको ये ड्रेस वाकई पसंद है तो मैं आपके लिए ऐसी ही कस्टम ड्रेस बनवा सकती हूँ। जांग बोलता है कि कोई जरूरत नहीं, अब हमें इसे नहीं खरीदना। इसके बाद लिन जी की कमर में हाथ डालता है, तभी जी लिन से बोलती है कि थैंक यू, आज रात मजा आने वाला है। लिन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद जी लिन के लिए कुछ ड्रेस देखने लगती है और कहती है कि ये 2 सूट ट्राई करो, और फिर लिन उनमें से एक ड्रेस पहनकर बाहर आता है जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा होता है। जी शर्माते हुए लिन को देखती है, और सेल्स गर्ल्स भी उसे देखकर खुश होती हैं और कहती हैं कि ये लड़का कितना हैंडसम लग रहा है। अफसोस की बात है कि वो कोई आइडल नहीं है। जी लिन की पेंट की मोरी ठीक करती है, और तभी लिन जी से पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ? जी जवाब देती है कि बहुत अच्छे लग रहे हो, अगर तुम और ड्रेस ट्राई करोगे तो शायद यहाँ की सारी लड़कियां तुम्हें दिल दे बैठेगी। इस पर लिन बोलता है कि चलो पेमेंट करते हैं, मुझे घर जाने का अब और इंतजार नहीं होता। जी शर्माते हुए ओके बोलती है। इसके बाद वो लोग वापस घर आते हैं, और फिर हम देखते हैं कि लिन ने स्विम सूट पहन रखा है, और तभी लिन देखता है कि जी भी स्विम सूट पहनकर वहां आ चुकी है, जिसमें जी बहुत हॉट लग रही होती है। उसे इस तरह देखते हुए लिन की नाक से खून बहने लगता है। जी लिन को देखकर मन में सोचती है कि लिन तो एकदम फिट है, उसकी कमर की बनावट तो बहुत ही सेक्सी लग रही है। फिर लिन खड़ा होता है और जी से पूछता है कि क्या मैं सेक्सी लग रहा हूँ? क्या मुझे देखकर तुम्हारी नजरें ठहर गईं? इस पर जी शर्माकर दूसरी तरफ देखती है और बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। जी पैर पानी में डालते हुए कहती है कि मैं अब बिकिनी पहन चुकी हूँ, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। लिन जी को पकड़ते हुए कहता है कि मुझे वो लड़कियां पसंद हैं जो अपने वादे निभाती हैं। इसके बाद लिन हाथ बढ़ाते हुए जी से कहता है कि नीचे पानी में आओ और मेरे साथ खेलो।
जी पानी में कूदती है और लिन को कसकर पकड़ लेती है। जी घबराई हुई आवाज में कहती है कि मुझे पकड़ लो, मैं तैरना नहीं जानती। लिन जी को थामते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लिन मुस्कुराते हुए जी से बोलता है कि क्यों न मैं तुम्हें तैरना सिखाऊं। मुझे ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक और क्रॉल तीनों तरह की तैराकी आती है। जी डरी हुई आवाज में कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे डूबने से बहुत डर लगता है। लिन जी को शांत करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर और मेरी स्किल्स पर भरोसा नहीं है। लिन हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि तुम मुझे इतना कसकर पकड़ रही हो कि मैं हिल भी नहीं सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जी ने लिन को किस पोजीशन में पकड़ा हुआ है। जी थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। इसके बाद लिन जी को तैरना सिखाना शुरू करता है। कुछ देर बाद जी खुश होकर कहती है कि मैं तैर रही हूँ। लेकिन तभी जी अचानक डूबने लगती है। लिन ये देखकर चौंक जाता है। वो तुरंत जी को बचाने के लिए पानी में जाता है और उसे अपने मुंह से सांस देता है और फिर उसे बचाकर बाहर ले आता है। पानी से बाहर आकर लिन पूछता है कि क्या तुम डर गई थी। जी जवाब देती है कि जब तुम मेरे साथ हो तो कुछ भी डरावना नहीं लगता। तभी लिन जी की थाई पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है कि जी आई लव यू। ये पल एक बहुत ही रोमांटिक मोमेंट में बदल जाता है। लिन जी को किस करने लगता है और जी सिस्कारियां लेने लगती है और उन दोनों के बीच में वही पानी में ही सिस्टम हो जाता है। सीन कट होता है। कुछ वक्त बाद जी घर के अंदर बाथरूम में नहा रही होती है। लिन बाहर बैठा होता है और जी से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ। जी अंदर से जवाब देती है कि हाँ, पासवर्ड है 950824। लिन जी का फोन उठाता है और फोन पर कुछ करता है। सिस्टम गर्ल अचानक लिन की पीठ पर अपीयर होती है और बताती है कि मास्टर तुमने सिस्टम मिशन पूरा कर लिया है और तुम्हें मिलेंगे 1,00,000 प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स। साथ ही तुम्हारा करियर कंप्लीशन डिग्री 75% तक पहुंच चुका है। रिवॉर्ड के तौर पर वांग जियांग पेय अब तुम्हारा है। लिन हैरानी से बोलता है कि क्या मैंने सही सुना। ये तो हमारे देश का सेकंड बिगेस्ट पेय है। सिस्टम गर्ल जवाब देती है कि यस, ये वांग जियांग पेय है। और अब चूंकि तुम्हारा करियर कंप्लीशन 75% हो गया है, तुम्हें अगला प्रोफेशन एक्टिवेट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लिन भी मन ही मन सोचता है कि इस रफ्तार से तो मैं अगला प्रोफेशन जल्दी ही एक्टिवेट कर सकूंगा। फिर जी बाथरूम से बाहर आती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से है, मैं आज भी तैरना नहीं सीख पाई। लिन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मेरा दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, मैं बाद में फिर से तुम्हें सिखा दूंगा। तभी जी की नजर लिन की रजाई और तकियों पर जाती है, जो कि फटे पुराने होते हैं। जी हैरानी से पूछती है कि तुमने ये फटे हुए तकिए क्यों रखे हुए हैं। लिन जवाब देता है कि ये रजाई और तकिए मैंने अनाथ आश्रम से लाए थे। मैं इन्हीं के साथ बड़ा हुआ हूँ, इसलिए इन्हें फेंकना नहीं चाहता। जी थोड़ा रुककर पूछती है कि क्या तुम अनाथ हो। लिन शांत स्वर में जवाब देता है कि मिस वांग ने मुझे बताया था कि मुझे जन्म के बाद अनाथाश्रम भेज दिया गया था। लिन बोलता है कि मैं वहीं बड़ा हुआ। ये सुनकर जी थोड़ी उदास हो जाती है और बोलती है कि सॉरी, मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए था। लिन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं उदास नहीं हूँ। लिन आगे बोलता है कि मिस वांग मेरा ख्याल रखती है, वो मुझे अपने बेटे जैसा मानती है और मेरे पास कई दोस्त हैं। जी हल्की मुस्कान के साथ बोलती है कि लगता है तुम्हारा बचपन बहुत अच्छा बीता है। इसके बाद जी बोलती है कि मैं अब सोने जा रही हूँ और वो लिन से पूछती है कि क्या तुम मुझे कल ऑफिस छोड़ दोगे। मैं दोपहर में डायरेक्ट अपने ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी में चली जाऊंगी। लिन सिर हिलाते हुए कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। और फिर लिन मन ही मन सोचता है कि काश मैं तुम्हें हर दिन ऑफिस छोड़ने जा सकूं। ऐसे ही मेरा मिशन जल्दी पूरा हो जाएगा। लिन अचानक जागता है। उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आई होती है। लिन कॉल उठाता है। फोन पर मिस वांग होती है, वही महिला जिसने अनाथ आश्रम में लिन को पाला था। लिन थोड़ा चौंकते हुए पूछता है कि मिस वांग क्या हुआ, आपने इस वक्त कॉल क्यों की है। मिस वांग फोन पर बोलती है कि लिन, लियू सिसी ने मुझे कॉल किया था, कहा कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बात करूं। लिन बालकनी में जाकर कहता है कि मिस वांग, आप मुझे बचपन से जानती हैं, आप जानती हैं मैं कैसा इंसान हूं, मैं एक गलती दोबारा नहीं करता। मिस वांग थोड़ी नाराजगी में कहती है कि तुम अब भी उतने ही जिद्दी हो, मेरी एक दोस्त की बेटी है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे। लिन थोड़ा इमोशनल होते हुए जवाब देता है कि अगर आप कहती हैं तो मैं जरूर मिलूंगा, और कुछ दिनों में जब फुर्सत मिलेगी तो आपसे भी आकर मिलूंगा। मिस वांग कहती है कि कल सुबह 9 बजे तियान्यू टी हाउस पहुंच जाना। लड़की का नाम सुन वेन हुई है। मैं अब फोन रखती हूँ, कल लेट मत होना। लिन फोन रखकर मन ही मन गुस्सा होते हुए सोचता है कि ये लियू सिसी कितनी बेशर्म है जो मिस वांग से बात करने चली गई। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। लिन उसी टी हाउस में पहुंचता है, रेस्टोरेंट में जाता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि मैं सुन वेनहुई नाम की लड़की से मिलने आया हूँ,
क्या उसने रिजर्वेशन किया है? रिसेप्शनिस्ट जवाब देती है कि हाँ, आप तीसरी मंजिल पर जा सकते हैं। लिन तीसरी मंजिल पर पहुंचता है। तभी लिन को देखकर एक महिला उठती है और मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या तुम लिन हो? मैं वेनहुई की माँ हूँ। ये मेरा बेटा है और ये दोनों वेनहुई की आंटीज हैं। लिन उन सभी को गुड मॉर्निंग बोलता है। वेनहुई की माँ लिन से बोलती है कि लिन, मैंने अनाथालय से सुना है कि तुम एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करते हो। क्या मैं तुमसे थोड़ा सस्ते दाम पर एक घर खरीद सकती हूँ? लिन कुर्सी पर बैठते हुए जवाब देता है कि मुझे उस कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है। वेनहुई की आंटी लिन से पूछती है कि तो अब तुम क्या करते हो? क्या तुम अभी बेरोजगार हो? लिन कहता है कि नहीं, मैं अब एक बाबा ड्राइवर हूँ। बस जैसे तैसे गुजारा कर रहा हूँ। वेनहुई की माँ लिन की ये बात सुनकर गुस्से से भड़क उठती है और वो मिस वांग को कोसते हुए कहती है कि कमबख्त वांग क्यूपिंग, क्या वो मुझे बेवकूफ बनाना चाहती है? वेनहुई कहती है कि मॉम शांत हो जाओ। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं है, पर वो दिखने में बहुत हैंडसम है। अनाथालय तो वैसे भी अब टूटने वाला है। चलो उससे आराम से बात करते हैं। वेनहुई की माँ लिन को बताती है कि वेनहुई बैंक में काम करती है। ये एक बहुत ही योग्य लड़की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम झोंग हाई में पूरा पेमेंट करके एक घर खरीद सकोगे। 100 स्क्वायर मीटर से ऊपर का घर ठीक रहेगा। लिन पूछता है कि तो आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरी पेमेंट करके एक घर खरीदूं? वेनहुई कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। सही कहा ना? लिन चाय पीते हुए पूछता है कि क्या आप लोगों की कोई और शर्तें हैं? वेनहुई की आंटी जवाब देती है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हम तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे। तुम्हें केवल 88,800 दहेज के रूप में देने होंगे। ये लकी नंबर है। ये बात सुनकर लिन की चाय उसके मुंह से बाहर निकल जाती है। लिन चौंकते हुए पूछता है कि क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वेनहुई की माँ जोर से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। वेनहुई की एक कलीग की कुछ दिन पहले शादी हुई थी और उसे 1,66,000 मिले थे। लिन तंज कसते हुए पूछता है कि क्या तुम अपनी बेटी बेच रही हो? वेनहुई की माँ गुस्से में जवाब देती है कि तुम क्या बोल रहे हो? लिन माफी मांगते हुए कहता है कि ठीक है, माफ करना। बताओ और क्या चाहिए? वेनहुई का भाई बोलता है कि मैं एक इंपोर्टेड कार लेना चाहता हूँ जिसकी कीमत 80,000 से ज्यादा है। मैं सस्ती कार नहीं चलाऊंगा। लिन तंज कसते हुए कहता है कि तो मुझे कम से कम 10 लाख युआन देने होंगे। क्या तुम्हें लगता है मेरे पास इतना पैसा है? तभी वेनहुई की माँ कहती है कि आजकल के नौजवान अपने परिवार पर भरोसा किए बिना शादी कैसे कर सकते हैं? लिन गुस्से में कहता है कि मेरे माता पिता तो गुजर चुके हैं। क्या आप अब भी चाहती हैं कि मैं उन्हीं पर निर्भर रहूं? वेनहुई की माँ नाराज होकर कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वेनहुई का भाई तंज कसते हुए कहता है कि सुना है अनाथ आश्रम तो टूटने वाला है। जब वहां की जमीन बिकेगी तो तुम अमीर हो जाओगे। लिन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो वेनहुई के भाई पर चाय फेंकते हुए कहता है कि कोई हैरानी नहीं कि तुम लोग दिन रात सपने देखते रहते हो। तुम लोग अनाथ आश्रम को अपने फायदे के लिए देख रहे हो। मैं मिस वांग की वजह से तुमसे बात कर रहा हूँ और ऊपर से तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए घर और गाड़ी भी खरीदूं। तुम लोग कितने बेशर्म हो। लिन वहां से चल देता है। वेनहुई की माँ अपने बेटे की चिंता करते हुए कहती है कि क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाती हूँ। वेनहुई का भाई गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाय मुझ पर फेंकने की? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वेनहुई का भाई एक बर्तन उठाकर खिड़की की तरफ आता है। वेनहुई का भाई एक गमला हाथ में पकड़कर चीखते हुए कहता है कि जैसे ही वो टी हाउस से बाहर निकलेगा मैं उसे मार गिराऊंगा। जैसे ही लिन बाहर निकलता है, वेनहुई का भाई गमला लिन की तरफ फेंकता है। लिन बाल बाल उस हमले से बचता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है? लिन ऊपर की तरफ देखता है जहां पर खड़ा वेनहुई का भाई गुस्से में कहता है कि तुम किस्मत से बच गए वरना मैं तुम्हें मार गिराता। लिन गुस्से में जवाब देता है कि क्या तुम्हें पता है ऊंचाई से चीजें फेंकने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? तभी लिन अपनी कार की चाबी निकालता है और चाबी का बटन दबाता है जिससे लिन की पगानी अनलॉक हो जाती है। लिन वेनहुई के भाई से कहता है कि वो गमला मुझे नहीं लगा लेकिन मेरी कार को खरोंच गया। ये देखकर वेनहुई का भाई, उसकी मदर और उसकी आंटी तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लिन उन लोगों से पूछता है कि अब तुम लोग इसका हर्जाना कैसे दोगे? तभी वेनहुई का भाई नीचे आता है और लिन से पूछता है कि क्या ये कार वाकई तुम्हारी है? लिन जवाब देता है कि हाँ, ये मेरी ही है। तुमने इसे डैमेज किया है। इसकी कीमत 4.5 मिलियन डॉलर है और इसकी मरम्मत में करीब 3 लाख डॉलर लगेंगे। लिन आगे कहता है कि बताओ तुम लोग पैसे कैश में दोगे या मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? तभी वेनहुई आती है और वो भी लिन से पूछती है कि क्या ये सच में तुम्हारी कार है? लिन गंभीरता से जवाब देता है कि बिल्कुल, ये गाड़ी मेरी है। अब तुम लोग ये सोचो कि इसका नुकसान कैसे भरोगे।
ये सुनकर वेनहुई बहुत खुश हो जाती है और लिन की बाह पकड़ते हुए कहती है कि आई एम सॉरी, मेरे भाई ने ये बिना सोचे समझे कर दिया और मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास अच्छी नौकरी है या नहीं। मैं तुम्हारे साथ मिलकर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ ताकि हम एक घर खरीद सकें। लिन वेनहुई का ये बदला हुआ रूप देखकर हैरान होता है और उसका हाथ झटकते हुए बोलता है कि दूर हटो मुझसे, जाओ और $3 लाख का इंतजाम करो। अगर तुमने एक हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो तुम्हें कोर्ट से समन मिल जाएगा। ये कहकर लिन अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। तभी वेनहुई की मां गुस्से में वेनहुई को थप्पड़ मारती है और चिल्लाकर कहती है कि तुम कितनी निकम्मी हो। तुम्हारे पास उसका दिल जीतने का मौका था लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। वेनहुई का भाई भी गुस्से में उससे बोलता है कि वो एक अमीर लड़का है। वेनहुई, ये सब तुम्हारी गलती है। अब तुम ही सोचो कि उसे पैसे कैसे लौटाने हैं। अब सीन शिफ्ट होता है वांग जियांग पियर पर। ये एक बहुत बड़ा पियर है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पियर। लिन वहां पहुंचता है और वहां का नजारा देखकर कहता है कि यहाँ तो चारों तरफ लोग और लग्जरी कारें हैं। तभी लिन देखता है कि एक अधेड़ उम्र का आदमी एक लड़की के साथ जा रहा है। वो लड़की उस आदमी से कहती है कि मिस्टर मियाओ, जब हम सेलिंग कर रहे थे तब मैंने गलती से बोट की सीट तोड़ दी। मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी मदद करो। मियाओ, जो कि वांग जियांग पियर में ऑपरेशन डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है, वो लड़की के पिछवाड़े पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये मामला मुश्किल है, लेदर सीट काफी महंगी है। लड़की मियाओ से चिपकते हुए कहती है कि मैं तो बस एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हूँ, इतना पैसा नहीं दे सकती। क्यों ना मैं खुद को ही आपके हवाले कर दूं। मियाओ खुश होकर बोलता है कि ठीक है, आज रात मेरे ऑफिस में आ जाना, फिर बात करेंगे। उसी वक्त लिन वहां पहुंचता है और सख्ती से पूछता है कि क्या तुम पैसे नहीं दोगी। वो दोनों चौंक जाते हैं। लड़की गुस्से में बोलती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मियाओ भी बोलता है कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, यहाँ पर आखिरी फैसला मेरा ही होता है। लिन वहां से जाते हुए मियाओ से बोलता है कि अगर ये लड़की पैसे नहीं देगी तो तुम दोगे। मियाओ गुस्से में चिल्लाता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं इस लड़की को पैसे नहीं देने दूंगा। आखिर तुम होते कौन हो ये बोलने वाले। इसके बाद लिन वहां की बिल्डिंग के अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। रिसेप्शनिस्ट लिन से पूछती है कि सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। लिन जवाब देता है कि मैं लिन हूँ, मैं तुम्हारे मैनेजर बी सोंग जियांग से मिलने आया हूँ। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट चौंक जाती है और जल्दी से बोलती है कि मिस्टर लिन, प्लीज मेरे साथ आइए, मैनेजर कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में मैनेजर बी सोंग जियांग लिन का स्वागत करता है और मुस्कुराकर कहता है कि मिस्टर लिन, हमारे सभी एग्जीक्यूटिव्स आपका इंतजार कर रहे हैं। लिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सब लोग पर यहाँ है। बी सोंग जियांग इधर उधर देखता है और फिर बोलता है कि मियाओ, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के मैनेजर शायद काम में व्यस्त हैं, वो जल्दी ही आ जाएंगे। लिन कुर्सी पर बैठकर कहता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, जब तक वो नहीं आते मीटिंग शुरू नहीं होगी। फिर बी सोंग जियांग रिसेप्शनिस्ट को आदेश देता है कि मियाओ को जल्दी से बुलाओ। करीब 5 मिनट बाद मियाओ वहां पहुंचता है। मियाओ रूम में एंटर करते हुए कहता है कि सॉरी, मैं लेट हो गया। पर जैसे ही वो देखता है कि लिन चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा है तो वो चौंक जाता है। लिन मियाओ से पूछता है कि मिस्टर मियाओ, आप तो बहुत व्यस्त लग रहे हैं। मियाओ हैरानी से पूछता है कि क्या आप ही नए चेयरमैन हैं। लिन अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए गुस्से में बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। मियाओ घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए, मैं पैसे भर दूंगा। लिन सख्ती से बोलता है कि अब देर हो चुकी है। बी सोंग जियांग, सिक्योरिटी को बोलो इसे बाहर निकाले। बी सोंग जियांग हाँ में जवाब देता है। सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और मियाओ को उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। मियाओ अभी भी गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा होता है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे एक और मौका दो। इसके बाद लिन मीटिंग शुरू करता है। लिन कहता है कि मैं अभी पीए का पूरा चक्कर लगाकर आया हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ अभी और सुधार की जरूरत है, मैं इस पीए को अपग्रेड करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग जल्दी ही एक प्लान बनाओगे। एक एग्जीक्यूटिव बोलता है कि मिस्टर लिन, ये पहले से ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीए है, इसे अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। लिन गंभीरता से जवाब देता है कि मुझे सेकंड प्लेस पसंद नहीं है, मैं इसे दुनिया का सबसे बड़ा पीए बनाऊंगा। लिन आगे कहता है कि मैं पैसे रेज करूंगा, यहाँ के फ्लो स्टाफ को 20% सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा और सभी एग्जीक्यूटिव्स को 10% इंक्रीमेंट मिलेगा। ये सुनते ही मीटिंग में बैठे सारे लोग खुश होकर लिन को थैंक यू बोलते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद लिन बिल्डिंग से बाहर निकलता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि मिस्टर लिन, किसी ने मुझे एक पेंटिंग भिजवाई है और कहा है कि ये आपको दे दूं। लिन जवाब देता है कि मैं वहां अभी आता हूं। तभी लिन को एक कॉल आती है और लिन फोन उठाता है और दूसरी तरफ के इंसान को हेलो बोलता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि मिस्टर लिन, जो 175वीं एनिवर्सरी लिमिटेड वॉच आपने 3 दिन पहले ऑर्डर की थी, हम उसे भेज रहे हैं, क्या आप साइन करने के लिए उपलब्ध हैं।
लिन सोचता है कि मुझे डोनहू विला जाना है बर्थडे पार्टी के लिए। पेंटिंग तो दोस्तों यही थी, अच्छी वीडियो लेने के बाद मेरे पास टाइम नहीं होगा। लिन फोन पर जवाब देता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, आप उसे जीजू होम्स भेज दो। दूसरी तरफ से जवाब आता है कि सर, क्योंकि ये वॉच बहुत कीमती है, हमें इसे आपको ही देना होगा। लिन कहता है कि ठीक है, फिर इसे डोनहू विला भेज दो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अब इसके आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगली वीडियो जरूर देखना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।